आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2 को। इससे पहले भाग 1 में अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझा और जाना। आइए जान लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से माना जाता है या किस ग्रंथ से हुआ है। तो हम जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात भरत मुनि के जो शास्त्र या ग्रंथ था नाट्य शास्त्र से माना जाता है। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो यह पंक्ति जो है आचार्य जगन्नाथ जी की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति मानी जाती है? तो रस युक्त वाक्य को ही काव्य किसने माना? आचार्य विश्वनाथ जी ने। नेक्स्ट है, किरति भणिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहम हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति आचार्य तुलसीदास जी की मानी जाती है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? तो ध्वनि पर जितनी भी अधिकतर टीकाएं लिखी गई हैं या रचनाएं हैं वो आनंदवर्धन की मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है? जैसा कि हम जानते हैं आनंदवर्धन ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। नेक्स्ट है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृष्ट निष्पत्ति रस स्वरूप रस के निर्धारण में यह सूत्र किस आचार्य का माना जाता है? तो यह सूत्र जो है आचार्य भरत मुनि ने रस के संदर्भ में कहा है। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? मुख्यतः 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियों को स्वीकार किया गया है। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? तो साधारणीकरण के संदर्भ में आचार्य भट्टनायक ने अपना उद्बोधन दिया है। नेक्स्ट है, भावित्री प्रतिभा का संबंध किससे माना गया है? भावित्री प्रतिभा तो सहृदय से माना गया है। नेक्स्ट है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत मानी गई है? तो ये सभी क्या माने जाते हैं? रसों के स्थायी भाव माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता यह पंक्ति किस आचार्य ने दी है? तो यहाँ पर भट्टतोत लिखा हुआ है लेकिन भट्टलोल की यह पंक्ति मानी जाती है। किसकी मानी जाएगी? भट्टलोल की। नेक्स्ट है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो यह आचार्य शंकुक का माना जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य का हेतु माना है? अनुकरण का सिद्धांत पाश्चात्य के अंतर्गत किसने दिया है? हम जानते हैं आचार्य अरस्तु ने दिया है। निम्न में से कौन सा रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? किसने रस की व्याख्या नहीं की है? तो यहाँ क्षेमेंद्र ने रस की व्याख्या नहीं की है। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो क्षेमेंद्र का कौन सा सिद्धांत है? औचित्यवाद। निम्न में से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? तो आचार्य विश्वनाथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो इस ग्रंथ के प्रणेता है गंगादास जी। किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा जाता है? तो काव्य के भेद माने गए उत्तम, मध्यम और अधम। इसमें से जो अधम काव्य हैं उसको चित्र काव्य भी कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा है? तो कितने प्रकार के हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। नेक्स्ट है, रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर किसने लिखी है? पंडित राज जगन्नाथ जी ने। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को ही स्वीकार किया है।
शब्दार्थों सहितो काव्यम इसमें से किसकी उक्ति मानी जाती है? तो आचार्य भामह की मानी जाती है। नेक्स्ट है पाश्चात्य काव्यशास्त्री ग्रंथ पेरिप्सियुस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन है? तो पेरिप्सियुस जो रचना है उसके लेखक कौन है? लॉन्जाइनस का पेरिप्सियुस माना जाता है। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं आचार्य कुंतक। पाश्चात्य विचारक क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद कहलाता है। वैसे क्रोंचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ध्वनि शब्द का प्रयोग जो है व्यंग के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट है जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो या सब में उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। मतलब कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सभी में उसी भाव का आगमन होना चाहिए या उसी भाव की पुष्टि होना चाहिए, नहीं तो वह किसी एक पर्टिकुलर विशेष के लिए ही बनी है और सब में उस भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ऐसी रचना पूर्णतया रस पर आधारित नहीं होती। ऐसा कथन किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में धीर, ललित, धीरोदत्त, धीर, प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? तो नाट्यशास्त्र में प्रकार हैं एक नायक के प्रकार माने गए हैं। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई हैं? तो किससे की गई हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद, भावइत्री और काव्यइत्री, 2 प्रकार की प्रतिभाएं मानी गई हैं। अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन हैं? तो कौन है? सार्त्र। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है? तो मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत, यहाँ शब्द जो आया है मूल्य का सिद्धांत, तो किसने दिया है? I.A. रिचर्ड्स का मूल्य का सिद्धांत कहलाता है मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत। तो आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। यदि पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।